गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो सेकंड वीडियो है वो है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर नेशनल ऑफ चैलेंजेज ऑफ नेशनल बिल्डिंग। ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम आज पढ़ेंगे कि जिस प्रकार से आपने देखा कि देश का विभाजन हो गया, देश स्वतंत्र हुआ 1947 को और स्वतंत्र होते ही देश का कहीं न कहीं पार्टीशन हो गया। तो देश के नेताओं के सामने एक मुख्य समस्या जो आई वो आई नेशनल बिल्डिंग की। और नेशनल बिल्डिंग को बनाने के लिए या राष्ट्र निर्माण के लिए भारत के नेताओं के अपनी अपनी अप्रोचेज थी, अपना अपना दृष्टिकोण था। तो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्र निर्माण के प्रति नेहरू का क्या दृष्टिकोण था, किस प्रकार के वो विचार रखते थे कि किस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण हो। तो इसके नेहरू के जो नेशनल बिल्डिंग की जो अप्रोच है उसको हम कुछ पार्टों में बांट सकते हैं। पहला पार्ट है कि सपोर्टर ऑफ मिक्स इकोनॉमी। नेहरू जो है वो मिक्स इकोनॉमी के सपोर्टर थे। और मिक्स इकोनॉमी क्या होती है कि आप जानते हैं कि नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने उस समय हमारे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका सिनेरियो जो है कुछ अलग ही था। उससे पहले पूरे विश्व के अंदर दो प्रकार की आइडियोलॉजी थी, दो प्रकार की विचारधाराएं या दो प्रकार का सिस्टम था। एक सिस्टम था कैपिटलिस्ट सिस्टम जिसे हम पूंजीवाद कहते हैं, और दूसरा सिस्टम था कम्युनिज्म सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम जिसे हम साम्यवाद कहते हैं। लेकिन नेहरू इन कम्युनिज्म सिस्टम और कैपिटलिस्ट सिस्टम दोनों की कमियों को अच्छी तरह से जानते थे। नेहरू वाज फेमिलियर विद द शॉर्ट कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट सिस्टम, अच्छी तरह से जानते थे। तो इसलिए इन्होंने इन दोनों ही आइडियोलॉजी, दोनों ही विचारधाराओं को के बीच का रास्ता अपनाया, एक मिड वे इन्होंने अपनाया कि दोनों की जो मेरिट्स हैं उनको कहीं ना कहीं लिया जाए। इस प्रकार से उन्होंने मिक्स इकोनॉमी की कहीं ना कहीं समर्थन किया। और मिक्स इकोनॉमी के अंदर लोगों के इससे साथ अगर मिक्स इकोनॉमी अपनाएंगे तो लोगों का इकोनॉमी डेवलपमेंट के साथ साथ वहाँ का जो सोशल स्ट्रक्चर है या समाजवादी जो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो तैयार होगा। इसके अंदर उन्होंने जो मुख्य रूप से इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको किसके अंडर किया? पब्लिक सेक्टर के अंदर। यानी कि जो उद्योग बेस की इंडस्ट्री हैं या बेसिस हैं जिनके आधार के ऊपर कहीं ना कहीं देश के नेशनल जो है बिल्डिंग को बनाना है, उनको सरकार ने अपने अंडर में लिया। और दूसरे जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या जो ट्रेड है, व्यापार है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की जो है सहायता की। दूसरा जो है सपोर्टर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब पहली वीडियो में मैंने पढ़ा था कि हमारे देश के नेताओं ने दो गोल सेट कर लिए थे। उनमें से एक गोल था कि हमारा देश का जो रूल होगा देश के अंदर वो डेमोक्रेटिक तरीके से होगा, और डेमोक्रेटी में भी पार्लियामेंट्री सिस्टम। अब ये पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है कि इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटी द पावर ऑफ द गवर्नेंस आर एक्सेंस बाय द पीपल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि संसदीय लोकतंत्र के अंदर, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर लोग अपनी शक्तियों का प्रयोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से कराते हैं। रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम हमारी पूरी की पूरी सरकार का चुनाव जो है वो डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट करते हैं। सरकार को हमारे द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव हैं यानी जो एमपी हैं या एमएलए हैं वो करते हैं। और वो इसलिए करते हैं क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं पब्लिक के सामने, वो उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि आफ्टर द 5 ईयर वो उनको फेस करने होते हैं इलेक्शन। तो वो कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा काम करने से हिचकिचाते हैं जिससे कि इनके फ्यूचर के अंदर इनको दिक्कत आए। तो नेहरू प्लेड इम्पोर्टेंट रोल ऑफ इम्प्लीमेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यानी कि नेहरू ने बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया किसको? इम्प्लीमेंट करने के लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो है वो भारत में इम्प्लीमेंट करने के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया। और भारत के पूरे विश्व के अंदर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के जो फादर के रूप में किसी को देखा जाता है या मदर के रूप में जिसे जाना जाता है वो है इंग्लैंड। अगला जो इसका पॉइंट है वो है फेथ इन सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास।
आप जानते हो कि भारत का बंटवारा जो है, पार्टीशन जो हुआ था, वो रिलीजन बेस के ऊपर हुआ था, धर्म के बेस में हुआ था, और उसके रिजल्ट भारत के सामने बड़े भयंकर आए थे। पार्टीशन के साथ साथ अनेक प्रकार के धार्मिक दंगे भारत में हुए थे, लाखों की संख्या में लोगों का नुकसान हुआ था। तो इसलिए नेहरू की अप्रोच थी कि एक इंडिया को किसी धर्म के आधारित जो है राज्य नहीं बनाया जाएगा, बल्कि भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया जाएगा, जिसमें सभी धर्मों का जो है एक सम्मान होगा, सभी का कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट की जाएगी। द स्टेट ऑफ सेकुलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट हैज़ नो रिलीजन, यानी कि एक सेकुलरिज्म का अर्थ होता है कि एक राज्य का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों का जो है सम्मान करेगा। ये इसलिए आवश्यक था कि इंडियन कल्चर इज ए मिक्स फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो कल्चर है, उसमें सभी धर्मों के लोग रहते हैं और सभी धर्मों की विशेषताएं भारत के कल्चर के अंदर पाई जाती है। यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, इस प्रकार से कहीं ना कहीं इसके आधार के ऊपर उन्होंने पूरे भारत को एक सेकुलर स्टेट बनाया, ताकि भविष्य के अंदर धर्म के आधार पर, रिलीजन बेस के आधार के ऊपर जो है सांप्रदायिक दंगे या कम्युनिज्म ना फैले। ये अगला जो पॉइंट है, सपोर्टर ऑफ डेवलपमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेहरू इस प्रकार अच्छी तरह से जानते थे कि कहीं ना कहीं किसी जो भी देश की समस्याएं हैं उनको सोल्व करने के लिए हमें साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा, और देश के विकास में आगे भविष्य के अंदर जो सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी का है, विज्ञान और तकनीकी का है। उसके जब तक हम उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे तो देश का विकास नहीं होगा। इसलिए उन्हें नेशनल बिल्डिंग के अंदर चाहा कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के ऊपर जोर दें, और कहीं ना कहीं साइंटिफिक तरीके से हम हमारे देश की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करें। इस प्रकार से नेहरू जी ने विज्ञान और तकनीकी की शिक्षा के प्रसार पर बल दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं उसने साइंस और टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन थी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के ऊपर जोर दिया। तो ये भी इनका एक पॉइंट है जो नेशनल बिल्डिंग के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, सपोर्टर ऑफ ए नॉन एलिजमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्षता जो आंदोलन था या गुट निरपेक्षता का समर्थन। आपने अच्छी तरह से पिछली बुक में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर में कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो चैप्टर मैंने करा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पूरा विश्व जो है सेकंड वर्ल्ड वार, आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार जो है सारा विश्व 2 पार्ट के अंदर बट गया था, 2 भागों में कहीं ना कहीं डिवाइड हो गया था। इन विच फर्स्ट पार्ट वो आर लीड बाई अमेरिका, जिसमें से एक गुट का या एक पार्ट का, एक वर्ल्ड विश्व के एक हिस्से का जो नेतृत्व कर रहा था वो अमेरिका था, और दूसरे जो हिस्सा है जो उसका नेतृत्व कर रहा था वो सोवियत संघ था। और इस सिचुएशन को ही कहीं न कहीं कोल्ड वार कहते थे, यानी कि जब कोल्ड वार हुआ या विश्व कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर एक ऐसी सर्कमस्टांसिस या ये सिचुएशन पैदा हुई, उसी समय भारत और एशिया और अफ्रीका के अन्य न्यूली जो है स्टेट स्वतंत्र हुए थे, और वो राष्ट्र, वो स्टेट चाहते थे कि कहीं ना कहीं हम किसी भी गुट में शामिल ना हों और अपनी एक स्वतंत्र जो है इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी बनाएं, अपने दिमाग के हिसाब से या एक स्वतंत्रता के हिसाब से। हम अगर किसी में देश में शामिल नहीं होंगे तो हमारे देश का विकास होगा। अगर किसी एक गुट में भारत शामिल होता तो कहीं ना कहीं ये पहले जिस प्रकार से भारत गुलाम था वैसा ही प्रतीत होता। तो इस प्रकार से नेहरू ने गुट निरपेक्षता का समर्थन किया, और उसके आधार पर किसी भी जो गुट हैं, चाहे वो यूएसए से सपोर्टर गुट रहा हो, चाहे वो यूएसएसआर का सपोर्टर गुट रहा हो, किसी में भी शामिल नहीं हुए, बल्कि अपनी एक स्वतंत्र फॉरेन पॉलिसी बनाई, एक यानी कि स्वतंत्र विदेश नीति का निर्माण किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नेशनल बिल्डिंग के अंदर नेहरू की जो अप्रोचेस थे या उसके पॉइंट ऑफ व्यू थे वो इस प्रकार से थे। थैंक यू।